नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी बात कर रहे हैं शिक्षण कला पर, जो आर्ट ऑफ टीचिंग पर बात कर रहे हैं। जो आप सभी के बिहार या स्टेट में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आपको पता है दोस्तों, बिहार या स्टेट में या जो 30 प्रश्न है या क्वालिफाइंग पेपर के थ्रू चीजें पूछी जाएंगी। सिर्फ आपको क्वालिफाइड करना है, इसके बाद आप शिक्षक भर्ती में बैठे के एलिजिबल हो जाएंगे। साथ ही तो हम सभी क्लास 15 नंबर पर बात कर रहे हैं, जो आप सभी की, अगर आप पूरी क्लास देखनी चाहते हैं और भी क्लासेस आपको देखना है तो दोस्त आप सभी प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलेंगे हम सभी दोस्त प्रश्नों की श्रृंखला पर और देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोस्त, बताने का प्रयास करें कौन इसमें से राइट आंसर होगा। करा कि दोस्त एक सतत और समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। दोस्त प्रयास करेंगे बताने का इसमें से कौन सा राइट आंसर बन सकता है। और करा छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। फिर करा बी ऑप्शन में छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को उसके अनुसार रूपांतरित करना। सी ऑप्शन में करा छात्रों को उसके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना। या फिर करा दोस्तों छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना। दोस्तों, जो कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है, इसका तात्पर्य पूछ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ रहा है। अगर दोस्त हम बात कर ले इसका मतलब क्या होता है साथी, तो ध्यान दीजिएगा। इसके मतलब की अगर हम चर्चा करें तो होता है क्या, छात्रों से एक दूसरे से तुलना करना। कभी नहीं होता भाई कि जो सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है कि बच्चों के बीच तुलना हो। तुलना वैसे भी दोस्तों व्यक्ति भिन्नता का हनन करता है, आपका या नहीं होगा। करा कि छात्रों की समझ को आंकना, एकदम भैया कि हम सतत और व्यापक मूल्यांकन से ये सब चीजें देखते हैं कि जो बच्चे का बात करें एक तरीके से समझ को आंकते हैं, साथ ही साथ उस हिसाब से पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को उसके अनुसार रूपांतरित करते हैं। जिस प्रकार का, जिस एज का बच्चा, जिस माइंडसेट का बच्चा, जिस क्लास का बच्चा होगा, उसी हिसाब से हम चीजों को रूपांतरित करेंगे। और दोस्त आपका जो राइट आंसर बनेगा वह पहले का बी ऑप्शन बन जाएगा। सी में करा दोस्तों प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना। दोस्तों, वर्गीकरण करने के मतलब अगर हो जाएगा, वर्गीकरण करेंगे तो फिर समावेशी क्लास का समावेशी शिक्षा का हनन होगा। और जब समावेशी शिक्षा का हनन होगा तो आप जानते हैं आरटी का फिर हनन हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार की चीजें नहीं करना है दोस्त। सी ऑप्शन भी हट जाएगा और सफल और विफल घोषित करना नहीं होता है। दोस्तों, जो सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है वह बच्चे की कमियों को पहचाने और उसी हिसाब से जो शिक्षा शास्त्र और सिलेबस को चेंज किया जाए। तो राइट आंसर साथी पहले का बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या सेकंड नंबर। शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र, शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। तो दोस्त इस कारण में कह रहा है कि शैक्षणिक प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नजरअंदाज करना चाहिए और फिर करा उन्हें खारिज करना चाहिए। सही विकल्प आपको चुनना है। तो दोस्त करा ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता एक ही। करा ए और आर दोनों सही लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही। करा ए सही लेकिन आर गलत है। करा ए और आर दोनों गलत है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर बन सकता है? अगर हम कथन की चर्चा दोस्त कर ले तो यहां लिखा है शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के बीच मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। एकदम भैया यहाँ पर मानकीकृत लिखा गया है। अच्छा, मानकीकृत लिखा गया तो फिर गलत हो जाएगा। मैंने आपको बहुत बार बताया है, यहाँ पर लचीला होना चाहिए था। लचीला, यहाँ पर लचीला अगर बात करें, शिक्षकों को लचीले यहाँ लिख सकते हैं, लचीले पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीके अपनाने चाहिए। इसका मतलब दोस्त आपका कथन था गलत, तो कारण भी कहीं ना कहीं आप गलत भी बन रहा है। कैसे करा कि उनके बच्चों के बीच जो व्यक्तिगत मतभेद है, व्यक्तिगत मतभेद का मतलब है जब व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं तो उसको अगर नजरअंदाज कर देना चाहिए। तो आपको नजरअंदाज दोस्त नहीं करना है, उसको देखना है कि बच्चे के बीच अगर व्यक्ति भिन्नता है तो उसको हम कहीं ना कहीं उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति में जो एक तरीके से बात करें व्यक्ति भिन्नता तो है। तो इस प्रकार से हम चीजों को जो पढ़ाएंगे सिखाएंगे उसके व्यक्ति भिन्नता को ध्यान में रखते हुए चीजें करेंगे, कभी तुलना नहीं करेंगे साथी। इसका कारण भी क्या है, गलत है। और जब चीजें दोनों गलत है तो राइट आंसर डी बन जाएगा, सीधा सा डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। मतलब दोनों क्या है, गलत है। नेक्स्ट प्रश्न आगे, प्रश्न संख्या थर्ड नंबर के लिए दोस्त करा कि थर्ड नंबर में सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए उसमें क्या शामिल करना महत्वपूर्ण है। करा स्वमूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन, गुणात्मक प्रतिक्रिया। फोर्थ में दोस्त करा मात्रात्मक मापदंडों के आधार पर छात्रों के बीच तुलना। साथ ही अगर हम बात करें तो इसमें करा ए ऑप्शन में
पहला तीसरा चौथा, बी में करा पहला दूसरा तीसरा, सी में करा दोस्तों दूसरा तीसरा चौथा, और डी में करा पहला दूसरा तीसरा और चौथा। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? साथ ही ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें यहां पर सीखने के आकलन दोस्त कब होता है? जब आप पढ़ा देते हैं, मतलब बाद में किया जाता है, बाद में होता है सीखने के आकलन। जब आप पढ़ा दे सिखा दे बच्चे को, सीखने का आकलन तब बाद में किया जाता है। सीखने के लिए आकलन कब होता है? पूर्व में किया जाता है, मतलब आप पढ़ाए ना हो बच्चे के पहले आंक ले बच्चे में कितनी क्षमता है। एकदम दोस्त करा कि उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसमें क्या शामिल करना महत्वपूर्ण है दोस्तों? स्व मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट, या बोल सकते हैं सेल्फ इवेल्युएशन आपके लिए महत्वपूर्ण बनेगा दोस्तों। सहकर्मी मूल्यांकन यह भी सही है, और साथ ही साथ गुणात्मक प्रतिक्रिया यह भी सही है दोस्तों। लेकिन फोर्थ ऑप्शन गलत है। क्यों? कह रहा है कि बच्चों के बीच मात्रात्मक मापदंडों के आधार पर छात्रों के बीच तुलना करना। दोस्तों तुलना कभी नहीं करेंगे तो पहला दूसरा तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका बी ऑप्शन बन जाएगा। क्यों ऑप्शन? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 नंबर पर बात करेंगे। 4 में दोस्त कह रहा है कि कथन आपके सामने लिखा है, एक कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, कथन तो हमने पढ़ लिया दोस्तों। कारण पर ध्यान देते हैं। करें कि एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल के द्वारा सही और पूर्ण रूप से नहीं निर्धारित किया जा सकता है। एकदम दोस्त करा ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता एक ही। करा ए और आर दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही। करा ए सही है लेकिन आर गलत है, और ए और आर दोनों गलत हैं। दोस्त क्या होगा राइट ऑप्शन? अगर हम बात यहां पर दोस्त कर लें, यहां पर अगर हम बात करें तो लिखा है सही बात, एकदम लिखा है कि एक क्लास में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का इस्तेमाल। विविध विधियों के मतलब होता है सिर्फ हम मौखिक बच्चे का आकलन ना करें, बच्चे का लिखित आकलन ना करें, बच्चे का होलिस्टिक एक तरीके से बच्चे के तीनों पक्षों को आकलित करता हुआ चीजें, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक, तीनों पक्षों को आकलन करें और कहीं ना कहीं कई विधियों का इस्तेमाल करके बच्चों का आकलन करने की कोशिश करें। तो दोस्त कथन तो पूरी तरीके से सही है। अच्छा, कारण भी आप देख लेते हैं। कारण लिखा कि एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता केवल पेपर पेंसिल के द्वारा सही और पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। एकदम दोस्त सही कह रहा है कि सिर्फ हम पेपर पेंसिल के जरिए, मतलब लिखित पेपर के जरिए बच्चों का पास और फेल घोषित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बाई चांस हो सकता है उसकी, बाई चांस देखिए हर बच्चा, क्योंकि अगर पेपर पेंसिल के जरिए करेंगे तो हो सकता है दोस्तों उसे नकल कर लिया हो सकता है, कोई तरीका हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बच्चे का मौखिक, बच्चे का लिखित, कई तरीके से हम आकलन करेंगे तो बच्चा पूरी तरीके से बच्चे की मानसिकता को हम पढ़ पाएंगे कि बच्चा सही वास्तविक रूप से सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं दोस्त कारण भी क्या है? पूरी तरीके से सही है। क्या है? पूरी तरीके से सही है। एकदम आपका यह भी सही है और कथन भी सही है, तो राइट आंसर दोस्त। और यह जो कारण है वह कथन को संतुष्ट भी कर रहा है और इसीलिए साथ ही आपका ए ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बात करें, प्रश्न संख्या 5 नंबर के लिए कह रहा गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में मदद करता है? गत्यात्मक मूल्यांकन का दोस्त जिसे बोलते हैं डायनेमिक बोल सकते हैं, असेसमेंट बोला जा सकता है। और कह रहा कि उससे हमको क्या समझने में मदद मिलता है? बच्चे के बौद्धिक स्तर को। क्या भाई हम गत्यात्मक मूल्यांकन जो करते हैं बच्चे के बौद्धिक स्तर को मापते हैं? नहीं, या सिर्फ बौद्धिक स्तर की बात नहीं करेगा दोस्तों। आगे कह रहा कि समकक्षों की तुलना में छात्रों का संबंधित पद, तो तुलना तो कभी नहीं साथी हो सकता, तुलना के लिए तो नहीं किया जाता है, इसका मतलब यह भी गलत है। सी में कह रहा बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं। एकदम दोस्तों बच्चे की जो विशिष्ट अधिगम आवश्यकता है, बच्चा उसमें स्पेसिफिक लर्निंग जो नेसेसरी है उसको हम क्या करेंगे, उससे पहचान मिलती है और उसी हिसाब से चीजें हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं और साथ ही सही ऑप्शन आपका सी बनेगा। डी में कह रहा कि बच्चा सामान्य और विद्यालय में पढ़ने के लायक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि लायक है या फिर नालायक है, ये सारी चीजें जानने के लिए दोस्त नहीं किया जाता गत्यात्मक मूल्यांकन। गत्यात्मक मूल्यांकन की बात करें तो स्पेशल लर्निंग नीड्स ऑफ द चाइल्ड, मतलब बच्चे की क्या आवश्यकताएं हैं उसके लिए की जाती है। ठीक है साथी, नेक्स्ट प्रश्न अगर हम चले, प्रश्न संख्या 6 नंबर पर बात करें साथी, ध्यान दीजिएगा। करा कि परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? अगर मान लीजिए आपके क्लास में आप बच्चे को पढ़ाने, आप टीचर बन के विद्यालय में जाते हैं और आपका कोई बच्चा, क्लास का कोई बच्चा जो है नंबर कम पाता है, तो आप क्या चीजें करेंगे? करा परीक्षा में कम अंक पाने वाले इस विद्यार्थियों को क्या करना है? विशिष्ट विद्यालय में भेज देना चाहिए। क्या आप विशिष्ट विद्यालय में उसी बच्चे को भेजेंगे? केवल व्यवसायिक शिक्षा पाने के मार्गदर्शन देना चाहिए। दोस्तों सिर्फ आप कहेंगे बेटा एक काम करो, आप व्यवसायिक शिक्षा
ग्रहण करो, या फिर आप दंड दे देंगे, या फिर उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देनी चाहिए। दोस्तों आपका काम क्या होगा, आप क्या काम करेंगे, अपने राय अवश्य देने का प्रयास करें। दोस्तों बस वही है कि जब भी आप क्वेश्चन पेडागोगी के क्वेश्चन करते हैं तो दोस्तों बस एक टीचर बनके आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर आप क्वेश्चन में गलतियां कहीं नहीं हो सकती आपसे। अगर परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को, जो बच्चा कम अंक पा रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूं, अगर विशिष्ट जो है विद्यालय में भेज देना चाहिए। क्या बच्चे के लिए स्पेसिफिक कोई स्कूल के लिए स्पेशल स्कूल में भेजना चाहिए? कभी ना भैया ऐसा, क्योंकि अगर ऐसी भी चीजें करेंगे तो फिर समावेशी शिक्षा का हनन हो जाएगा। और कभी भी समावेशी शिक्षा ऐसा नहीं करता कि किसी विशेष विद्यालय में भेजा जाए। हाँ, जब बच्चा उस लायक ही ना है तो भले उसके लिए भेजा जाएगा, लेकिन बच्चा अगर उसमें अपने आप को अनुकूलित कर लेता है तो फिर आपको किसी प्रकार से विशेष क्लासरूम में नहीं भेजना। साथी केवल व्यवसायिक शिक्षा पाने के लिए मार्गदर्शन, तो आप कहेंगे भैया नंबर कम पाया है तो आप कह देंगे आप भैया एक काम करो, आप व्यवसायिक शिक्षा करो, ऐसा दोस्त कभी ना करेंगे। अगर दंड देंगे तो दंड तो अपने आप से आरटी का हनन हो जाएगा और बच्चे कहीं ना कहीं उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देने की कोशिश करेंगे। बच्चा हो सकता है किसी कारण से जो है नंबर कम पाया हो, तो कारण को पता कीजिए, बच्चे का कारण की पता कीजिए कि बच्चा किस वजह से नंबर कम पाया, और उसको कारण को पता करते हुए उसको व्यक्तिगत रूप से आप हेल्प करिए और बच्चा फिर से अच्छा स्कोर करेगा और अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। साथी जब उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो अपने आप से अच्छा स्कोर कर जाएगा। 6 का डी ऑप्शन। साथी नेक्स्ट प्रश्न का रहा साथी 7 नंबर के लिए, कथन आपके सामने है, शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। दोस्त करा है विभिन्न प्रकार का क्या करना चाहिए, आकलन तकनीक और विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। एकदम भाई सही है। तर्क में करा कोई भी मूल्यांकन तकनीक बच्चे के प्रगति और विकास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है, या सही विकल्प को आपको चुनना है। करा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता है कि करा ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर व्याख्या नहीं करता है कि करा ए सही है लेकिन आर गलत है और ए और आर दोनों गलत हैं। जी दोस्त ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देख लीजिए और बताइए क्या इसमें से हो सकता है। अगर हम कथन की दोस्त पढ़ते हैं, करा शिक्षकों को बालकों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों एकदम मैंने आपको बताया कि बच्चे का जब आकलन करें, इवेल्युएशन करें, तो कई विधियों से हमें आकलन करना चाहिए जिससे कोई ऐसा पक्ष बच्चे का अंदर छूट ना जाए जिसका आकलन ना हो पाए। तो हम सारे पक्षों का आकलन करेंगे और इसके बाद हम जो है चीजें रिजल्ट देखेंगे कि बच्चे में कितना परफॉर्मेंस हुआ है। एकदम भाई कथन तो एकदम राइट है। कार्ड में दोस्त कह रहा है कि कोई भी मूल्यांकन तकनीक बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। कोई भी ऐसा विशेष, सही कह रहा है, कोई ऐसा विशेष प्रकार का मूल्यांकन अभी तक नहीं बना जो सभी पक्षों के बच्चे के आकलन प्रगति के बारे में बता दे। देखिए कई तरीके, जैसे मान लीजिए बच्चा, ध्यान जी, अगर किसी बच्चे का मूल्यांकन करना है तो साथी क्या एक विधि है, क्या आप लिखित विधि से कर सकते हैं, उसका लिखित पेपर पेंसिल के जरिए उसका मूल्यांकन कर सकते हैं? नहीं साथी, उसके साथ साथ हो सकता है आप मौखिक विधि का भी इस्तेमाल करना पड़े, आपको एक बच्चे का इंटरव्यू लेना पड़े दोस्तों। तो उसके लिए कई विधियों का इस्तेमाल करके हम बच्चे का परीक्षण करेंगे। सिर्फ एक परीक्षण के जरिए हम बच्चे के पूरी तरीके से हम नहीं बता सकते बच्चे में कितना विकास हुआ है और बच्चा कितना सीख गया है। तो इस तरीके से हम सिर्फ एक विधियों का इस्तेमाल करने से बच्चे की निचोड़, बच्चे की जानकारी हम नहीं प्राप्त कर सकते दोस्त। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं साथी आपका तर्क भी पूरी तरीके से सही है और तर्क कथन को संतुष्ट भी करा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका ए ऑप्शन बनेगा। क्या दोस्त, ए ऑप्शन आपका पूरी तरीके से राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बात करें, प्रश्न संख्या 8 नंबर के लिए दोस्त करा, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है? कौन सी ऐसी स्थिति है जो सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है? क्वेश्चन साथी पढ़ लीजिए और फिर आंसर कर दीजिए दोस्त। छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं, वे कहाँ जा रहे हैं, वे कहाँ पहुंचे। शिक्षक सीखने की सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। सी ऑप्शन में दोस्त करा, प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। और डी ऑप्शन में दोस्त करा, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कई तरीके जैसे सहकर्मी और स्व मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। साथ ही अगर हम बात करें तो कह रहा है कि कौन सा नहीं दर्शाती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं साथी आपसे इसमें से गलत ऑप्शन ढूंढ रहा है। अच्छा, गलत ऑप्शन कौन सा है यही हमें प्रयास करना है, बताने की कोशिश करना साथी, कौन सा इसमें से गलत होगा। साथी
आप तो जानते हैं कि बच्चे सक्रिय रूप से सीखते हैं, या तो हमें भी पता है और आपको भी पता है, और बच्चा यह भी सोचते हैं कि वे कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं, वे कैसे पहुँचे। ये सारी चीज़ें हम और आप सब सोचते हैं हमेशा से कि दोस्त हम कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं और कैसे पूछे। ये चीज़ें तो सही है भाई, आकलन के लिए तो चीज़ें हम कर सकते हैं। यहाँ पर रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया भी देते हैं, यह भी सही दोस्तों। लेकिन सी ऑप्शन में करा कि बच्चों के बीच क्या करा है, लगातार तुलना की जाती है दोस्तों। जैसे तुलना शब्द आया अपने आप से नेगेटिव, और जैसे ही नेगेटिव तो इसका मतलब है आपका आंसर भी बन गया, क्योंकि नहीं हमसे पूछ रहा था। तो गलत ऑप्शन ऑप्शन संख्या सी है। और सी डी ऑप्शन में एकदम कहा कि रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके। रचनात्मक मूल्यांकन एक तरीके से बात करें बच्चे के क्रिएटिव, एक तरीके से हम फॉर्मेटिव जो असेसमेंट है, रचनात्मक बोल सकते हैं फॉर्मेटिव जो असेसमेंट है बच्चे की, तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, वह सहकर्मी मूल्यांकन से और स्व मूल्यांकन का उपयोग किया जा सकता है दोस्तों। इसका मतलब है पॉजिटिव, या भी है डी ऑप्शन, लेकिन गलत था ऑप्शन संख्या सी। जब गलत था ऑप्शन संख्या सी तो हमारा आंसर भी वही बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे 9th नंबर के लिए, बच्चों के मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा आपसे दोस्त पूछ रहा है इसमें से सही नहीं हो सकता है। दोस्त अगर हम बात करें कौन सा सही नहीं है, तो कह मूल्यांकन का प्रयोग सीखने को सुसाध्य करने के लिए किया जाना चाहिए तथा इसमें विविध तरीकों को शामिल करना चाहिए। कह मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए। दोस्त मूल्यांकन को शिक्षक को अपनी शिक्षा शास्त्रीय गतिविधियों पर मनन करने के लिए मौके देना चाहिए। डी ऑप्शन में दोस्त का मूल्यांकन को संज्ञानात्मक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित चाहिए। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मूल्यांकन करते समय बच्चे के संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक तीनों पक्षों का आकलन करना चाहिए दोस्तों। और ऐसा ऑप्शन संख्या डी में लिखा गया है कि हम कहीं ना कहीं किसी भी पक्ष को हम नहीं छोड़ेंगे, बच्चे के तीनों पक्षों का आकलन करेंगे। और साथ ही आपका ये तो पॉजिटिव है, लेकिन हमसे पूछ रहा था गलत। सी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। सी ऑप्शन में करा दोस्तों मूल्यांकन को शिक्षक द्वारा अपनी शिक्षा शास्त्रीय गतिविधियों पर, तो एकदम भाई साहब सही है कि मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और मौके देने चाहिए एकदम दोस्तों। या तो आपका पूरी तरीके से सी ऑप्शन भी सही है, लेकिन दोस्त इसमें से बी ऑप्शन गलत है। अच्छा गलत कैसे है दोस्त, क्रम मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम मतलब जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है कर उससे अलग गतिविधि। दोस्तों मैंने आपको बताया पढ़ने पढ़ाने के दौरान जो भी चीजें घटित हो रही हैं वही उसी में मूल्यांकन सम्मिलित है। मतलब आप जानते हैं दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है वह कहीं ना कहीं उसी का एक अभिन्न अंग है, या उसी का आप बोल सकते हैं एक भाग है। तो कहीं ना कहीं राइट ऑप्शन आपका दोस्त गलत ऑप्शन सी है, बी है। ऑप्शन संख्या बी क्यों है, क्योंकि कहा अलग गतिविधि होनी चाहिए, तो अलग गतिविधि नहीं होती है दोस्तों, तो ऐसा आपका गलत है। तो गलत है तो यही हमारा ऑप्शन भी बन जाएगा। ये ऑप्शन में दोस्त करा है मूल्यांकन का प्रयोग सीखने के सुसाध्य करने के लिए किया जाना चाहिए। एकदम भैया सीखने को सुसाध्य करने के लिए बेहतरीन है एकदम, जिसमें विविध तरीकों का शामिल करना चाहिए, यह भी दोस्त पॉजिटिव है। और लेकिन हमारा ऑप्शन संख्या बिगड़ रहा था बी, तो बी ऑप्शन जब बिगड़ा है गलत है तो वही ऑप्शन भी बन जाएगा। 9th नंबर के लिए दोस्त करा सीखने के आकलन के बजाय, सीखने के आकलन मतलब सीखने के आकलन कब होता है दोस्त, बाद में होता है। और करा कि बजाय सीखने के लिए आकलन, तो दोस्त मैंने आपको बताया पूर्व में किया जाता है। सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्या दोस्त करा क्या इसमें शिक्षक को करना चाहिए, करा शिक्षार्थियों की केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करना। दोस्तों क्या हम दोस्त कह दें कि सिर्फ बच्चे का संज्ञान पक्ष को हम ध्यान देंगे, तो मैंने आपको दोस्त बताया कि किसी बच्चे का आकलन करना है तो तीनों पक्षों पर हम ध्यान देंगे, सिर्फ केवल संज्ञान पक्ष पर नहीं देंगे। इसका मतलब दोस्त या तो है ऑप्शन संख्या गलत, ए ऑप्शन। क्या शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करना चाहिए, एकदम सही है। बच्चे का जो एक तरीके से दैनिक जो डेली का प्रक्रिया प्रोसेस है उसमें क्या है आकलन को सम्मिलित कीजिए। और इसी प्रकार से अगर दोस्त बात करें तो ऐसा सतत कहता है सतत मूल्यांकन कि बच्चे को जो हम सिखा रहे हैं उसमें हम सभी बच्चे में जहां गलतियां कर रहा है बच्चे में जहां दिक्कत फंस रहा है उसको हम कहीं ना कहीं बच्चे में सुधार लाने की कोशिश करें। आपका दोस्त सही ना कहीं आपका ऑप्शन संख्या क्या बी राइट है। और यहां पर दोस्त करा सी में सीधे निर्देश की विधि द्वारा शिक्षण। दोस्तों निर्देश की विधि से द्वारा शिक्षण कैसे कर सकते हैं और जानते हैं ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है, यहाँ पर शिक्षक केंद्रित शिक्षा विधि का इस्तेमाल हो रहा है। डी ऑप्शन में दोस्त का प्रतिस्पर्धा की भावना, आपको दोस्त मैंने बताया कंपटीशन कभी नहीं हो सकता, कंपटीशन की भावना कभी नहीं बढ़ाना है। और कारक बच्चों की बीच तुलना पर जोर, तो ऐसा करेंगे दोस्त कहीं ना कहीं चीजें गलत है।
ना तुलना करना है, ना किसी बच्चे की भी कंपटीशन बढ़ाना है। तो राइट ऑप्शन सीधा बी ऑप्शन बनेगा साथी। नेक्स्ट प्रश्न आगे बात करें 11th नंबर की बात करें, करें कि एक बाल केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाना चाहिए। एक करा कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्लासरूम में दोस्त करा कि मूल्यांकन इवेल्युएशन कैसा होना चाहिए, करा दोस्तों करा कुछ सामयिक परीक्षाओं द्वारा किया जाना चाहिए। तो दोस्त कुछ सामयिक परीक्षाओं के द्वारा किए करेंगे, एकदम नहीं साथी, आपका ये चीजें उसके अनुसार नहीं करेंगे। लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के द्वारा किया जाना चाहिए, एकदम ना दोस्त, लिखित परीक्षाओं के द्वारा बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों मूल्यांकन आप जानते हैं जो मूल्यांकन जरूरी है, ऐसा नहीं मूल्यांकन किया ही ना जाना चाहिए, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और दोस्तों मैंने बताया कि मूल्यांकन का भाग है, मूल्यांकन केंद्रीय शिक्षा में अगर बात करें मूल्यांकन का जो योगदान होता है वह होता है सीखने की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं मदद करना, कहीं ना कहीं सहयोग करना। जब बच्चे को हम सिखा रहे हैं तो बच्चे जहां फंस रहा है, जहां बच्चे में असुविधा हो रही है, बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, वहां पर बच्चे को हम सुधारें, चीजों को कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। एकदम साथी आपका ऑप्शन संख्या डी बनेगा। और डी ऑप्शन में दिख रहा है सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग माना जाता है और 11th नंबर का जो राइट आंसर होगा वह दोस्त डी ऑप्शन ही बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर के लिए दोस्त करा कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, करा कि इवेल्युएशन का एम क्या होता है या असेसमेंट का जो पर्पज क्या साथ हुई, करा कि अध्ययनकर्ताओं में असफलता का डर पैदा करना। दोस्त क्या मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि भाई साहब असफलता का डर पैदा कर दे, कह दे बच्चा तुम डर जा एकदम, मतलब असफल के लिए अगर असफल हो जाओगे तो बहुत बड़ा बवंडर आ जाएगा, ऐसा करने के लिए आप कहेंगे नहीं, आप ऐसा काम नहीं कहेंगे कि असफलताओं का डर पैदा करने के लिए दोस्तों। तो आप तो कभी ना डर बच्चे के अंदर पैदा करेंगे, कहेंगे देखो बेटा आप चीजों को सीखिए, आपका काम है सीखना, सफल और असफल होना वह आपके हाथ में नहीं है, बस आप मेहनत करिए, चीजें सीखिए, आप अवश्य ही सफल होंगे साथी। और ऐसा हो नहीं सकता जो मेहनत किया हो वह आज तक असफल हुआ हो। हाँ हो सकता है दोस्त एक बार असफल, 2 बार असफल, लेकिन कहीं ना कहीं वह जब उसका टाइम आ जाएगा, जब लग जाएगा कि हाँ बच्चे में अब परिपक्वता आ गई है, अब उसको नौकरी मिलना ही चाहिए, उस काम के लिए उसे जो पुरस्कृत करना ही चाहिए, उसको जो भी चाहता है, तो फिर टाइम के साथ आपको चीजें मिल जाएंगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दोस्त आपका ये ऑप्शन गलत है। करा कि प्रदर्शन के लिए बच्चों को शर्मिंदा करें, दोस्त कभी ना कभी शर्मिंदा करेंगे क्या मूल्यांकन से होता है, भाई शर्मिंदा नहीं करने के लिए, तो शर्मिंदा करेंगे तो बच्चा भाग जाएगा। अध्ययनकर्ताओं के प्रदर्शन को एक दूसरे से तुलना, दोस्तों क्या बच्चे की जो प्रदर्शन करने के लिए एक दूसरे से तुलना करेंगे, नहीं दोस्तों। का अध्ययनकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने का तरीका खोजना, एकदम दोस्त मैंने आपको बताया मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में उसका एक अभिन्न अंग माना जाता है, और इसीलिए दोस्त आपका ऑप्शन संख्या डी आपका राइट आंसर है। 13 नंबर में अगर हम बात करें, 13 नंबर कोशिश कीजिए दोस्त बताने का बच्चों का या बच्चों के मूल्यांकन का क्या मतलब होता है साथी। कह रहा केवल व्यक्तिगत विद्यार्थियों के मूल्यांकन के सबूत प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए। दोस्त केवल व्यक्तिगत विद्यार्थियों की बात करें, सबूत पैदा करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है कि भाई साहब सबूत दिया जाता है बस, तो एकदम नहीं दोस्त, सबूत किस बात का, गलत है दोस्त। करा कि का उद्देश्य बच्चे की तुलना करके तदनुसार नामांकित करना। दोस्तों तुलना करने के बाद नामांकित करेंगे, नामांकन वैसे भी समावेशित क्लासरूम का आनंद बन जाएगा, ऐसा भी नहीं दोस्त। करा निष्पक्ष पेपर पेंसिल परीक्षा द्वारा केवल साल के अंत में किया जाना चाहिए। दोस्तों जब केवल साल के अंत में कर रहे हैं तो फिर सतत और व्यापक मूल्यांकन का हनन हो जाएगा, क्योंकि मूल्यांकन कहता है वह सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, गलत है दोस्त। गतिक होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए दोस्तों, डायनेमिक होना चाहिए मूल्यांकन में, कहीं ना कहीं उन कौशलों की पहचान करने के लिए जो बच्चे में मौजूद है और सीखने की वह कौशल जिसमें वह क्षमता है, और उसके लिए दोस्त मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चा किस प्रकार से सीख रहा है और बच्चे में कितनी क्षमता है, बच्चे में क्या और कर सकता है, बच्चे में कितना और सुधार हो सकता है, बच्चे को किससे आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए मूल्यांकन किया जाता है साथी कि बच्चे में कितनी कैपेसिटी, बच्चे में कितना क्षमता है, बच्चा क्या नया सीख सकता है, और उसके लिए साथी किया जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं डी ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है दोस्त। प्रश्न संख्या 14 नंबर के लिए बच्चों के मूल्यांकन का, बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को निम्न तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। किस किस तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए साथी। कक्षा में की गई, क्लासरूम में की गई अंतःक्रिया या करा कि परियोजना के द्वारा, पोर्टफोलियो के द्वारा या आत्म आकलन के द्वारा। दोस्त करा दूसरा और
दूसरा तीसरा, बी ऑप्शन करा दूसरा तीसरा चौथा, सी ऑप्शन करा पहला दूसरा तीसरा चौथा, और डी ऑप्शन में दोस्त करा पहला दूसरा तीसरा। तो साथ ही हम आपसे बात कर लें, अगर हम बात करें मूल्यांकन सीखने के आकलन के लिए, सीखने के आकलन के लिए दोस्त आकलन का करने के लिए एक शिक्षिका को जो इस्तेमाल करना चाहिए साथी, वह क्लासरूम में की गई अंतःक्रिया, बच्चा कम्युनिकेशन किस आधार पर किस तरीके से कर पा रहा है, इंटरेक्शन बच्चे के बीच कितना अच्छा है, कम्युनिकेशन करने का कितना अच्छा तरीका है, उसकी भी बात करते हैं दोस्तों। एकदम ये ऑप्शन है। परियोजना प्रोजेक्ट के माध्यम से, पोर्टफोलियो के माध्यम से दोस्तों, पोर्टफोलियो की रिकॉर्ड रखा जाता है कि बच्चे ने कितना प्रगति किया है, एक रिकॉर्ड बनाया जाता है दोस्तों। और बात किया जाए आत्म आकलन, या भी जिसे हम बोलते हैं स्व आकलन, आत्म आकलन को हम स्व आकलन भी बोल सकते हैं, जिसे दोस्त हम बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट भी कहते हैं। और कहीं ना कहीं पहला दूसरा तीसरा चौथा तीनों चारों के चारों सही हैं। जब चारों सही हैं साथी, तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वह राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन संख्या सी। कौन सा? ऑप्शन संख्या सी आपका राइट आंसर दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 15 नंबर पर साथी कह कि मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है, ऐसा आपसे कह रहा है। सीखने के लिए मूल्यांकन सीखने सिखाने की प्रक्रिया के पहले, दौरान व बाद में होता है, या सीखने के लिए मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन पर केंद्रित होना चाहिए, या फिर कह रहा मूल्यांकन की प्रक्रिया गतिक होनी चाहिए। दोस्त कह रहा मूल्यांकन में मानकीकृत उपकरणों का उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दोस्त आपसे नहीं पूछ रहा है, मतलब गलती आपको ढूंढना है। इसमें से दोस्त बात करें तो कहीं ना कहीं 3 ऑप्शन पूरी तरीके से राइट हैं और एक ऑप्शन है गलत, वही ऑप्शन गलत वाला हमें ढूंढ निकालना है। तो कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। कह रहा सीखने के लिए मूल्यांकन सीखने सिखाने की प्रक्रिया के पहले, दौरान और बाद में होता है। दोस्तों मैंने बताया है बच्चों का मूल्यांकन जब होता है तो शुरुआत में सीखने के लिए आकलन होता है, सीखने का आकलन होता है, सीखने के दौरान आकलन होता है, और ऐसी बात तो पॉजिटिव है। ये ऑप्शन तो सही है साथी, बी ऑप्शन में करा है सीखने के लिए मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन पर केंद्रित होना चाहिए। दोस्तों एकदम सही है, मैंने आपको बताया है जो मूल्यांकन का आधार बने वह मूल्यांकन का आधार रचनात्मक बने, निर्माणात्मक बने, जिसे हम दोस्त बोलते हैं फॉर्मेटिव। जो बात किया जाए इवेल्युएशन का केंद्र मानना चाहिए, यह भी दोस्त सही है। कर मूल्यांकन की प्रक्रिया गतिक होनी चाहिए। दोस्तों जो मूल्यांकन का जो प्रक्रिया प्रोसेस है वह डायनेमिक होनी चाहिए, गतिक होनी चाहिए, यह भी सही है दोस्तों। लेकिन मूल्यांकन में मानकीकृत उपकरणों का उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ऐसा दोस्त नहीं है। यहाँ पर लचीले उपकरण की बात होता तो सही होता, लचीले उपकरण के उपयोग पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा होता दोस्तों तो बात सही होता। लेकिन आपका गलत लिखा गया है, जब लिखा है गलत तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा साथी, वह डी ऑप्शन आपका राइट बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या दोस्त अगर हम बात करें 16 नंबर आपके सामने करा दोस्त। ये देखिए एक आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन की दोस्त बात करें। अगर आप सभी बिहार स्टेट का अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, आप स्कोर चेक करना चाहते हैं कि दोस्तों कि मेरा स्कोर कितना आ रहा है, और जरूरी है दोस्तों देखिए मैंने आपको पढ़ा रखा है, हम इस समय पढ़ा भी रहे हैं साथी कि मूल्यांकन जिसे बोलते हैं इवेल्युएशन, या दोस्तों आकलन आपने शब्द सुना, उसमें से मैंने आपको बताया एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक भाग भी है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि मूल्यांकन होना जरूरी है। दोस्तों जब आप सीख रहे हैं तो मूल्यांकन अगर ना करें, अपना असेसमेंट ना करें और खुद ना करें दोस्तों, तो फिर आप कमियों को सुधार नहीं सकते हैं। और सुधारने का एक ही तरीका है दोस्त, वह है टेस्ट देना। वह क्या है, वह एक पेपर के पहले पेपर देना, पेपर की तरह पेपर देना कि मेरा स्कोर कितना आ रहा है, मैं कितना परफॉर्मेंस अच्छा कर पा रहा हूँ, कहाँ मुझ में गलतियाँ हैं, कहाँ हम सुधारें। और दोस्त उसी लिए आप बिहार स्टेट के टेस्ट दे सकते हैं। और कहाँ पर आपको जाना कहीं नहीं है दोस्तों, आप सभी सर्च करना है, आपको www.study91pro.com पर आप सर्च करना है और मॉक टेस्ट वहाँ पर दे सकते हैं। साथ ही साथ सिर्फ यस टेट की बात करें, सिर्फ यस टेट की ऐसी भर्ती नहीं कि जी सिर्फ यस टेट के लिए प्रोवाइड की जा रही है आपके लिए टेस्ट पेपर, एक 200 प्लस, अगर 200 प्लस बात करें एग्जाम्स की, अगर कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है भारतवर्ष में जिस प्रकार कोई ऐसी पेपर नहीं, परीक्षा नहीं है जिसका टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल ना हो दोस्तों, तो आप सभी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी स्टडी 91 प्रो के साथ जुड़ सकते हैं और अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। साथ ही चलेंगे आगे नेक्स्ट प्रश्न पर 16 नंबर के लिए। करा कि दोस्त आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या प्रस्तावित करती है।
कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या प्रस्तावित करती है आकलन के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें दोस्त, कारण विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल परीक्षण दोस्त, करा कि प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण, करा कि आकलन के दोस्त, करा आकलन की योगात्मक तरीके या परीक्षा के लिए सीखना साथी। तो दोस्त मैंने बताया जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वह मूल्यांकन के लिए, वह बच्चे के मूल्यांकन या आकलन के लिए वह कहता है कि बच्चों का एनालिसिस और कहीं ना कहीं क्रिटिकल सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण करना। और दोस्त आपका सही ऑप्शन है ए। क्या है? ए ऑप्शन है। यहाँ पर दोस्त प्रत्यास्मरण लिखा गया है, आप ध्यान दीजिए भैया। प्रत्यास्मरण रिकॉल बेस्ड कभी नहीं कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस पर आकलन हो, रट्टाफिकेशन पर आकलन किया जाए ना भाई। कर आकलन के योगात्मक तरीके, तो दोस्त मैंने आपको कई बार बताया और आकलन के रचनात्मक तरीकों को फॉलो करेंगे ना कि हम योगात्मक तरीकों को फॉलो करेंगे। इसका मतलब दोस्त यह भी गलत है। परीक्षा के लिए सीखना दोस्त एकदम नहीं, आप समझाइए बच्चे की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बच्चे संकल्पनात्मक समझ बनाइए, बच्चा अपने आप जो है परीक्षा के लिए सीख जाएगा। आप सिखाने की कोशिश मत कीजिए, आप बच्चे को परीक्षा पास कराने की चिंतित मत रहिए, आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए और बच्चा अपने आप चीजों को कर जाएगा। दोस्त करा प्रश्न संख्या 17, मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए। दोस्त करा अध्ययनकर्ता क्या नहीं कर सकता है इसका चित्रण करना चाहिए दोस्तों, या दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करा। दोस्त मानक वर्ग में बच्चे को लेबलिंग करना, या फिर करा अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। दोस्तों मूल्यांकन होता है क्यों? मूल्यांकन का दोस्तों सीधा सा मतलब है बच्चे में जो क्षमता है उसको पता करने के लिए किया जाता है, ना कि मूल्यांकन का यह उद्देश्य होता है कि बच्चे में क्या क्षमता नहीं है इसका मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। ऐसा काम करने के लिए मूल्यांकन नहीं होता है कि बच्चे में क्या क्षमता नहीं है, क्षमता क्या है उसका मूल्यांकन किया जाता है दोस्तों। तो ए ऑप्शन में लिखा है अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता इसका चित्रण दोस्त, इसका मतलब गलत है। आपसे करा कि अधिगमकर्ता जो मतलब लर्नर है, जो शिक्षार्थी है, वह क्या नहीं कर सकता इसका मूल्यांकन कभी हो सकता है, बहुत कुछ नहीं कर सकता है, तो परेशान हो जाएंगे साथी, इसका मतलब गलत है। करत दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता, तो दोस्तों तुलना तो अपने आप से क्या है, गलत है, क्योंकि वैयक्तिक भिन्नता है और वैयक्तिक भिन्नता जब आ गया तो फिर तुलना शब्द कहां से आना, तो दोस्त आपका गलत है। करा कि मानक वर्ग, जैसे मानक वर्ग दोस्त हुआ इसका मतलब कहीं ना कहीं जैसा मानक शब्द लिखा इसका मतलब आपका गलत शब्द हुआ, सेंटेंस बन जाएगा। तो मानक वर्ग कभी नहीं हो सकता है, लेबलिंग करना, बराबर करना, ये सारी चीजें गलत हैं। अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा इसका वर्णन किया जाता है दोस्तों। अधिगमकर्ता क्या सीख सकता है, बच्चे में क्या क्षमता है इसका पता लगाने के लिए, और कैसे सीख रहा है और किस प्रकार से वह चीजों को समझ रहा है इसकी बात पता की जाती है मूल्यांकन से। तो सीधा 17 का जो राइट आंसर साथी होगा वो ऑप्शन संख्या डी बनेगा। ऑप्शन संख्या डी। 18 नंबर में दोस्त करा आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता, आप क्या हैं, आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीके से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसे आकलन योजना करेंगे जो कैसा हो, करा दोस्त सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो। करा बी ऑप्शन में केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करे। सी ऑप्शन में दोस्त करा बच्चे के सीखने के तरीके से संबंधित ना हो। डी ऑप्शन में करा आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। साथ ही इसमें से क्या आप कहेंगे राइट ऑप्शन, आप क्या हैं, आप एक अध्यापक हैं। ठीक है भाई। करा कि यह विश्वास कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीके से सीखते हैं। ठीक है, या तो हम भी जानते हैं बच्चे, क्योंकि वैयक्तिक भिन्नता है, जब वैयक्तिक भिन्नता है तो कोई भी बच्चा एक समान तो है नहीं, वह अलग अलग तरीके से सीखेगा ही सीखेगा। दोस्तों इसका मतलब है 18 का जो क्वेश्चन है पूरी तरीके से सही है, और आपसे पूछ रहा है कि आकलन ऐसी आकलन योजना करेंगे, मतलब बच्चा कैसे प्रकार की योजना बनाएंगे आकलन करने के लिए तो सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो। दोस्तों जब आपसे सीधा ऊपर कह रहा है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीके से सीखते हैं तो फिर कैसे एक समान बना सकते हैं। जब ऊपर ही व्यक्ति भिन्नता को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पूछ रहा है तो फिर एक समान हमारा काम करना मूर्खता का काम है साथी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं समान नहीं होगा, क्यों, क्योंकि व्यक्ति भिन्नता है तो फिर हम अलग अलग पैटर्न से बच्चे का मूल्यांकन करेंगे। गलत है दोस्त ये ऑप्शन। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे दोस्तों, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, सिर्फ एक ही तरीका नहीं है कि मूल्यांकन करने का। अच्छा, मूल्यांकन सही तरीके से करना है तो तीनों पक्षों का मूल्यांकन करना पड़ेगा।
पड़ेगा दोस्तों, इसका मतलब बी भी ऑप्शन गलत है। अगर बच्चे के सीखने के तरीके से संबंधित ना हो दोस्तों, क्या आप सीखने के तरीके से संबंधित ना हो मूल्यांकन, एकदम दोस्त गलत है। करा कि आकलन के अलग अलग तरीकों का पर आधारित हो, एकदम सही ऑप्शन है ऑप्शन संख्या डी। ऑप्शन संख्या डी है राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आगे 17 18 नंबर 19 नंबर पर बात करेंगे। समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए। बच्चे के समग्र मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए, मतलब कह रहा है कि समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को दोस्त क्या करना चाहिए, टीचर को। प्रश्नोत्तरी में केवल सही उत्तरों के आधार पर प्राप्त अंकों पर विचार करना चाहिए दोस्तों। सिर्फ प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर गलत उत्तर पर विचार करना है, एकदम दोस्त कभी नहीं। मूल्यांकन समग्र मूल्यांकन का मतलब नहीं होता है कि बच्चे को प्रश्नोत्तरी देकर बस उसमें सही गलत का पता लगाना, दोस्त अपने आप से गलत है। करा कि केवल बच्चों में की गई त्रुटियों पर ध्यान देना दोस्तों। सिर्फ हम आकलन याद इस बात पर करते हैं साथी, क्या जो बच्चों में क्या त्रुटियां करा इस पर दोस्त नहीं, बच्चे में कितना सुधार हो रहा है इस पर भी, और बच्चा कहां त्रुटि कर रहा है इस पर भी, सब पर ध्यान देते हैं दोस्त। करा विद्यार्थियों के लिए सीखने में प्राप्त उत्पाद और प्रक्रिया पर विचार करना दोस्तों, एकदम सही है। बच्चे के सीखने से प्राप्त उत्पाद है और प्रक्रिया पर दोनों पर ध्यान देंगे दोस्तों। बच्चा क्या चीजें, क्या प्रोडक्ट जो है, एक तरीके से बच्चा जो रिजल्ट ला रहा है उसकी बात में मैं करूंगा, और कहीं ना कहीं उसके प्रोसेस भी करूंगा कि बच्चा किस प्रकार से सीख रहा है। मूल्यांकन सब बातों पर होगा साथी। सी पे करा है कि बच्चे के बीच मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग करना दोस्तों। मानकीकृत अपने आप से गलत है, मैंने आपको बताया लचीलापन यहाँ पर होना चाहिए, तो राइट ऑप्शन सीधा सा बनेगा ऑप्शन संख्या सी, और कोई नहीं हो सकता है साथी। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर के लिए करा कि एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होगा। करें कि कौन सी प्रगतिशील मतलब प्रोग्रेसिव क्लासरूम में कौन ऐसी विधि है जिसका मूल्यांकन किस विधि का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा मूल्यांकन के लिए दोस्तों। कर अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल दोस्तों, क्या इसका इस्तेमाल किया जाएगा दोस्त, एकदम किया जाएगा, या तो पॉजिटिव है, मतलब आपसे कौन नहीं किया जाएगा, मतलब इसमें आपसे दोस्त पूछ रहा है गलत वाला। स्व मूल्यांकन और सबकक्षीय मूल्यांकन दोस्त, मैंने हमेशा से बात किया है कि सेल्फ असेसमेंट और जो पीयर असेसमेंट है दोनों को हम सहायता करेंगे, मतलब दोनों को कहेंगे हाँ होना चाहिए, या भी सही है दोस्त। केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय दोस्तों, जैसे मानक निर्देशित आया अपने आप से दोस्त गलत है, अपने आप से जब गलत है, मानक अपने आप से ही गलत है, और मानक निर्देशित होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गलत जब हमसे पूछ रहा था तो गलत ऑप्शन भी ढूंढना था। देखिए दोस्त डी में करा विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो तैयार करना दोस्त। पोर्टफोलियो तैयार करना एक अच्छा काम है और मूल्यांकन का एक भाग है, क्योंकि बच्चे का रिकॉर्ड रखा जाता है, बच्चा लगातार कितना प्रोग्रेस कर रहा है पोर्टफोलियो में रिकॉर्ड रखा जाता है। कोई भी अधिकारी आए, कोई बच्चे के गार्जियन आए, कोई उसके माता पिता आए, तो उसके रिकॉर्ड को देख सकें कि बच्चे में कितना प्रोग्रेस, बच्चे में लगातार कितना प्रगति कर रहा है, उसके लिए प्रगति पोर्टफोलियो तो होना ही चाहिए दोस्त। लेकिन 20 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या सी बनेगा, क्योंकि मानक निर्देशित लिखा है ना, ऑप्शन संख्या सी, 20 का सी ऑप्शन। 21 नंबर में दोस्त करा सतत और व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है। कंटिन्यूअस और कंप्रेहेंसिव इवेल्युएशन में दोस्त करा कि आपसे पूछ रहा सतत का क्या मतलब है, मतलब कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस जो इवेल्युएशन का अर्थ आपसे पूछ रहा है। करा अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उसकी सहायता करना। अंकों, ग्रेड व अन्य प्रकार के छात्रों की उपलब्धि की सतत तुलना करना। निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षा लेना, या समय समय पर बच्चे की स्मरण और प्रत्याहन का योग्यता का मापन दोस्तों करना। सतत मूल्यांकन का क्या मतलब होता है साथी, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देख लीजिए और अपने राय तुरंत पिन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों के साथ साथ मूल्यांकन और उसकी सहायता करना दोस्तों, एकदम बात सही है दोस्तों, एकदम आपका राइट आंसर होगा। कहीं ना कहीं हम पढ़ाते समय, अध्यापन करते समय साथ ही साथ उसको पढ़ाते चले, सिखाते चले, साथ ही साथ उसका मूल्यांकन करते चले, इसी का मतलब होता है कहीं ना कहीं उसकी सहायता करते चले। 21 का ऑप्शन दोस्त, कभी ना तुलना करेंगे, सतत तुलना अपने आप से आया तो कहीं ना कहीं अंक ग्रेड में किसी प्रकार से बच्चों को तुलना नहीं करना, गलत है। यहाँ पर दोस्त करा निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक
वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल, तो किसी निश्चित अंतराल पर औपचारिक पेपर का मतलब नहीं होता, सतत का मतलब है कंटिन्यूअस होना चाहिए दोस्तों, पढ़ाते चले सिखाते चले, समय समय बच्चों के प्रत्यय स्मरण, रटन पद्धति वाला दोस्तों, स्मरण वाला चीजें अपने आप से ही निगेटिव है। 21 का सीधा सा बनेगा ए ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर। दोस्त करा कि 22 नंबर के लिए निर्माणात्मक आकलन। दोस्तों निर्माणात्मक आकलन क्या होता है दोस्त, जिसे बोलते हैं रचनात्मक आकलन, जिसे दोस्त बोलते हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन या फॉर्मेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं, यहाँ पर लिखा भी साथ ही गया है। करा कि शिक्षकों को तार्किक आधार पर परीक्षा तैयार करने के लिए किया जाता है। दोस्तों क्या परीक्षा तैयार करने के लिए होता है निर्माणात्मक आकलन? दोस्तों ना। करा कि तार्किक आधार पर परीक्षा तैयार करना, परीक्षा पत्र तैयार करना, नहीं भैया, उसके लिए नहीं किया जाता है। शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने और विद्यार्थियों की सहयोगात्मक और गैर मूल्यांकन पुष्टि के लिए किया जाता है दोस्त। क्या दोस्त इसके लिए होता है? और शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने, एकदम भैया आपका सही बनेगा बी ऑप्शन। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों, विद्यार्थियों में परीक्षा के देने के बेहतर कौशल विकसित करने के लिए किया जाता है। नहीं विकसित परीक्षा के लिए तो अपने आप से ही दोस्त हट जाएगा। भाई कॉन्सेप्ट सिखाइए ना, परीक्षा पर आप क्यों ध्यान दे रहे हैं? अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों की उपयुक्त रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है दोस्तों। क्षमताओं को पता करने के लिए नहीं किया जाता है, और अगर पहचान कर लेंगे तो फिर समावेशी का हनन करेंगे दोस्तों। क्षमता का पहचान करने के लिए नहीं होता दोस्त। निर्माणात्मक आकलन होता है शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने, कहीं ना कहीं योजना और भी बेहतर हो सके, क्रिएटिव एक तरीके से हो सके, विद्यार्थियों में कहीं ना कहीं सहयोगात्मक और गैर मूल्यांकन प्रतिपुष्टि के लिए किया जाता है दोस्तों। आपका इसके लिए दोस्त किया जाता है रचनात्मक आकलन, और ऑप्शन संख्या बनेगा बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगे साथी चलेंगे 23 नंबर पर। करा कि किसी शिक्षक के सीखने का मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए, करा किसी शिक्षक के सीखने का मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए क्या करना है? अंकों के आधार पर विद्यार्थियों में तुलना करना। दोस्तों अंकों के आधार पर दोस्तों आप विद्यार्थियों में तुलना करेंगे, कभी ना करेंगे दोस्तों, गलत हो जाएगा। तुलना बच्चों भैया मेरे भैया को जो आप बात कर रहे हैं तुलना करना, तुलना तो अपने आप से निगेटिव है। तुलना हमेशा से, जैसे तुलना शब्द देखे, जैसे मानक शब्द देखे, अपने आप से निगेटिव बनेगा। ये सारे तरीके हैं जो आपको पेपर को थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करने में मदद करेंगे। दोस्त करा प्रत्येक बच्चे के कार्य का विश्लेषण करना और उसके अवबोध में अंतर ज्ञात करना दोस्तों। या फिर करा किसी मूल्यांकन परीक्षा में केवल हाँ नहीं के प्रश्न देने के लिए बात की जाती है। क्या हाँ नहीं परीक्षा केवल हाँ नहीं, कभी नहीं दोस्त, सी ऑप्शन भी नहीं बनेगा। करा बच्चों की स्मरण शक्ति में पेपर पेंसिल परीक्षा का परखना दोस्तों, कभी ना होगा पेपर पेंसिल ये परखने की बात। डी ऑप्शन भी गलत है, राइट ऑप्शन सीधा सा बनेगा बी ऑप्शन। प्रत्येक बच्चे के कार्य का विश्लेषण करना, बच्चे की जो वर्क है उसका एनालिसिस करना, साथ ही साथ उनके अवबोध, उनके समझ में, अवबोध का मतलब समझ में अंतर ज्ञात करनी चाहिए, और उसके सीखने का मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए कार्य ऐसा करना चाहिए। ऑप्शन संख्या जो है बी ऑप्शन साथी। नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है, समझ रहे ना साथी, समझते हुए चलिए, सीखते हुए चलिए, बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है ना, बहुत घबराने की बात नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है सारी चीजें, बस कॉन्सेप्ट को सीखिए, समझिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे दोस्त 24 नंबर के लिए। 24 नंबर 24 नंबर का निम्न में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है? मतलब दोस्त इसमें से एक पॉइंट बहुत सही तरीके से सेंटेंस राइट होगा और 3 इसमें से गलत होगा। जो राइट है दोस्त वही हमें क्या करना है, ढूंढ निकालना है। चलते हैं ढूंढते हैं। करा या छात्रों में अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित करना। दोस्तों अपसारी का मतलब होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, और दोस्तों हम जानते हैं करा कि कौन मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है। मतलब मानकीकृत परीक्षणों के लिए संदर्भ में, मानकीकृत मतलब दोस्तों एक स्टैंडर्ड, एक तरीके से जो बात किया जाता है, या तो आपके दोस्त बात करें मानकीकृत परीक्षण अपने आप से निगेटिव है, उसके परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है, या छात्रों में अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित करते हैं। दोस्तों क्या यह मूल्यांकन के सख्त ढांचे और संरचनाओं पर आधारित है दोस्त, या वे अध्ययनकर्ताओं की आवश्यकताओं और विविधताओं पर आधारित विधियों का प्रयोग करते हैं, या फिर करा कि वे मानते हैं कि प्रत्येक भिन्न गति से सीखता है। तो मानकीकृत दोस्तों आपका सीधा सा बनेगा बी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि वे मूल्यांकन के सख्त ढांचे और संरचनाओं पर आधारित होते हैं। तो सीधा सा दोस्त मानकीकृत आकलन का मतलब ही होता है सख्त, एक तरीके से एक उसी पर खड़े उतरना। तो कहीं ना कहीं वे मूल्यांकन के सख्त ढांचे और संरचनाओं पर आधारित हैं, और राइट ऑप्शन सीधा सा बनेगा बी ऑप्शन। मानकीकृत परीक्षण की मैं बात कर रहा हूं, देखिए क्वेश्चन
गलती कर सकते हैं दोस्त। मानकीकृत परीक्षण को ध्यान में रखना है, और मानकीकृत परीक्षण अपने आप से निगेटिव है, लेकिन उसका मीनिंग पूछने की बात कर रहा है, उसका आपको अर्थ पूछने की कोशिश कर रहा है। तो 24 का बी ऑप्शन साथी। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर के लिए करा कि एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न बच्चों की बारीकी से अवलोकन करती है। तो पूरे वर्ष के दौरान ऐसा अवलोकन करती है, गतिविधियों में संलग्न बारीकी से अवलोकन करती है, साथ ही साथ उनके कामों के नमूनों का संकलन करती है दोस्तों। उनके जो कार्य हैं उनके नमूनों का संकलन करती है, और प्रत्येक बच्चे के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। मतलब बच्चे में कितना सुधार होता है, बच्चे कितना अवलोकन करते दौरान बच्चे में कितना चीजें देख पा रही है, समझ पा रही है, उस प्रकार से रिकॉर्ड भी रखती है। ठीक है, इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है? क्या दोस्तों मानक और स्वरूप वाला कहलाता है? नहीं, मानक स्वरूप दोस्तों नहीं कहलाता है। संकल्पनात्मक और अध्यापक केंद्रित कहलाता है दोस्तों, अध्यापक केंद्रित वाला नहीं कहलाता। ना संकल्पनात्मक ना दोस्तों, संकल्पनात्मक एक तरीके से मान सकते हैं, लेकिन अध्यापक केंद्रित नहीं होगा दोस्तों। इसे एक नाम जानते हैं, वह कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड होलिस्टिक, एक तरीके से हम मान सकते हैं दोस्तों सतत और समग्र मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। बच्चे का रिकॉर्ड, बच्चे की जितना सुधार हो रहा है, सतत और व्यापक के अंतर्गत यही चीजें आती हैं दोस्तों। मानक आधारित और संदर्भ युक्त नहीं भैया, आपका डी ऑप्शन भी ना होगा, ऑप्शन संख्या सी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे 26 नंबर पे बात करें, आकलन का उद्देश्य क्या होता है? आकलन का क्या उद्देश्य, क्या पर्पज है? बच्चों को भययुक्त परिवेश में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना, बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले प्रखर और समस्यात्मक रूपों से चिन्हित करना, या फिर अधिगम पर विश्वसनीय पुष्टि देना, या कक्षा में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना। दोस्तों कभी ना होगा जो कंपटीशन को प्रोत्साहित, प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देना गलत हो जाएगा। आकलन का उद्देश्य दोस्त नहीं है विश्वसनीय, अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना दोस्तों, एकदम कहीं ना कहीं यह सही है, कहीं ना कहीं ये ऑप्शन सही है दोस्तों। अधिगम के विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना, बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले और प्रखर समस्या रूप में चिन्हित करना। दोस्तों इस प्रकार से आकलन का उद्देश्य नहीं होता कि कौन बहुत धीमी गति से सीख रहा है, कौन बहुत तेजी से सीख रहा है, इन समस्याओं को बताने के लिए दोस्त कभी ना होगा बी ऑप्शन। बच्चों के भययुक्त परिवेश में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना। भययुक्त दोस्तों भयमुक्त होना चाहिए था, यहां पर क्या होना चाहिए? भययुक्त, भयमुक्त करेंगे, भयमुक्त करना चाहिए था दोस्त, यहां पर मुक्त होना चाहिए था, और भययुक्त लिखा है। तो क्या भय में बच्चों को समझाएंगे? भाई साहब भययुक्त नहीं, भयमुक्त परिवेश में अगर आकलन का उद्देश्य इसका हो सकता था, लेकिन साथ ही आपका ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे 27 नंबर के लिए दोस्त, अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दोस्तों एकदम बात सही है, अध्यापक के द्वारा कई विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए मूल्यांकन के लिए। पॉजिटिव सेंटेंस दावा सही है दोस्त, और तर्क में कह रहा है मूल्यांकन का उद्देश्य अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को शेष कक्षा से पृथक करना चाहिए। दोस्तों क्या क्लास से पृथक कर देना चाहिए? जो बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है दोस्तों कभी नहीं वर्गीकरण करेंगे, जैसे वर्गीकरण किए, जैसे क्लासिफिकेशन किए दोस्तों, अब क्या हो गया? समावेशी शिक्षा का हो गया हनन, समावेशी शिक्षा का हो गया हनन, और जैसे ही समावेशी शिक्षा का हुआ हनन, तैसे आप आरटी से क्या कर रहे हैं? आरटी जो राइट टू एजुकेशन है उससे कर रहे हैं खिलवाड़, और ऐसा काम करेंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आपकी जो शिक्षा पद्धति वह गलत है। तर्क अपना का गलत है दोस्त, दावा सही है, और सीधा सा क्या बनेगा? ए सही है लेकिन आर एकदम गलत है, ऑप्शन संख्या सी। इसका ए ऑप्शन भी गलत है दोस्त, बी ऑप्शन भी गलत है, और डी भी, दोनों तो गलत नहीं है, ऐसा तो है नहीं। एक दोस्त सही है और एक आपका गलत है। दावा सही, कथन सही है, तर्क जो है गलत है साथी। नेक्स्ट प्रश्न आगे साथी बात करें 28 नंबर के लिए, मूल्यांकन को क्या सुनिश्चित करना चाहिए? मूल्यांकन को क्या सुनिश्चित करना चाहिए? वह कार्य जो विद्यार्थी नहीं कर सकता। क्या दोस्त मूल्यांकन इसके लिए होता, विद्यार्थी क्या नहीं कर सकता? मैंने दोस्त आपको बताया मूल्यांकन में किया जाता है दोस्त कि बच्चा क्या कर सकता है, गलत है। दूसरों की तुलना के लिए दोस्त किया जाता है, कभी दूसरों की तुलना में विद्यार्थियों का प्रदर्शन कभी ना होगा, क्योंकि व्यक्ति भिन्नता का हो जाएगा हनन। उपयुक्त उपनाम जैसे मद बुद्धि, ये सारे दोस्तों कभी ना होगा। यहां पर देखिए क्वेश्चन में यहां पर सी ऑप्शन यहां पर बना लीजिए आप, विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है इसका विस्तृत, यहां सी हो जाएगा, ये दोस्तों गलत है। यहां पर डी ऑप्शन बनेगा, यहां पर नहीं रहेगा। क्या दोस्त बना लीजिए, ऑप्शन थोड़ा सा गलती लिखी गई है, ऑप्शन में क्या है? गलत है दोस्तों। ऑप्शन में चीजें अगर बात कर लें, ऑप्शन में दोस्त गलत लिखी गई है चीजें। अगर बात कर लें दोस्तों, यहां ऑप्शन संख्या क्या होना चाहिए? ऑप्शन संख्या बना देते हैं, यहां पर दोस्त आपका होना चाहिए ऑप्शन संख्या सी।
ऑप्शन संख्या सी होना चाहिए। ऑप्शन संख्या यहाँ पर साथ ही बात करें आपका सी होना चाहिए, यहाँ पर दोस्त आपका डी होना चाहिए। तो आपका दोस्त अगर बात करें कि इसमें से कौन सा राइट बन जाएगा, यहाँ पर दोस्त अगर बात करें तो विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है इसका विस्तृत ब्यौरा करने के लिए किया जाना चाहिए। सी ऑप्शन सही है। डी दोस्त गलत है, क्योंकि उपनाम, मंदबुद्धि, ये सारी चीजें नहीं की जाती हैं मूल्यांकन के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन सीधा सा दोस्तों सी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगे 29 नंबर के लिए, मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धति का क्या लक्ष्य होना चाहिए? करा कि विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। दोस्त एकदम सही है। करा पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले, तो कभी ना दोस्त ऐसा काम नहीं करना है कि बच्चा जो अच्छा अंक ला रहा है उसके लिए किया जाता है मूल्यांकन, उसको पुरस्कार देने के लिए नहीं बनेगा बी ऑप्शन। दोस्त विद्यार्थियों को नामांकित करना, नाम देना कि आप मंदबुद्धि हो, आप प्रतिभाशाली बच्चे हो, इस प्रकार के नाम देने के लिए कभी नहीं मूल्यांकन होता दोस्त। अगर ऐसा होगा फिर समावेशी शिक्षा का हनन होगा। योग्यता आधारित समूहों में दोस्त, योग्यता आधारित समूह का मतलब कहीं ना कहीं आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं योग्यता के आधार पर। जो अच्छा बच्चा है उसका ग्रुप अलग कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चे की मानसिकता पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो दोस्त सीधा सा बनेगा 29 का ए ऑप्शन बन जाएगा। 29 का क्या बनेगा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न दोस्त, लास्ट प्रश्न है, सतत और समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? सतत और समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है दोस्त? करा केवल संकल्पनात्मक आकलन दोस्तों, केवल संकल्पनात्मक आकलन दोस्तों। क्या सिर्फ संकल्पनात्मक, साथ ही साथ आप जानते हैं संकल्पनात्मक के साथ साथ रचनात्मक भी होना चाहिए। तो संकल्पनात्मक का मतलब एक तरीके से आप समझिए व्यापक आकलन दोस्त कृपया रहा है, तो इसका मतलब गलत है। ना का संकल्प संरचनात्मक, ना कि संकल्पनात्मक दोस्तों, इसका मतलब दोस्त दोनों को नहीं कह रहा है, तो दोनों को शामिल करना है। विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों को संकलित और संरचनात्मक आकलन का प्रयोग करना चाहिए। एकदम ऑप्शन संख्या सी बनेगा। डी में दोस्त करा केवल संरचनात्मक दोस्तों, ऐसा भी केवल संरचनात्मक नहीं हो सकता, केवल संकल्पनात्मक नहीं हो सकता दोस्त, दोनों को हमको शामिलित करना है, और इसीलिए साथ ही आपका ऑप्शन संख्या सी बन गया राइट ऑप्शन। दोस्त आप सभी के सामने 30 प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से हम सभी सीखने की कोशिश की है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के पेपर में वाकई में पूछे जा सकते हैं, और आप सभी, मुझे पूरा विश्वास है दोस्त कि आप सभी चीजों को सीख रहे होंगे और ये स्टेट का पेपर आप बहुत बेहतरीन करके आएंगे। साथी सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पढ़ते रहें, जैसा भी सेशन लगा हो एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं। सभी दोस्तों को तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू क्लास, धन्यवाद।